Hi guys, Bhavna here and I'm here to tell you how to qualify your NET exam in June 2024. मैंने दिसंबर 2023 में किया था और उससे पहले मैंने जून 2023 में मैंने अप्लाई किया था बट इट वेंट रियली बैड। बट फिर मैंने अपनी पूरी अप्रोच और सारी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। ऑनेस्टली मैंने मेहनत भी नहीं करी थी, मेरी कोई तैयारी भी नहीं थी जून में, बट दिसंबर में हो गया। तो मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगी जिससे आपको हेल्प मिलेगी आपका एग्ज़ाम क्रैक करने में। देखिए, स्टडी और हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता। स्टिल कभी कभी आप सारा हार्ड वर्क करते हो, आप पूरा सिलेबस कवर कर लेते हो, स्टिल वही क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपके दिमाग में स्टिक नहीं होते, एंड दैट इज़ नॉट समथिंग। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। प्लीज़, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने सिर्फ ये 2 बुक्स रेफ़र करी थी और इसमें से कोई भी ऐसी नहीं है कि अभी मैं फिर एक्सप्लेन करूँगी। ये ट्रू मैन खरीदी थी मैंने और मुझे उनका अंदर जो सिलेबस था, जो अंदर उन्होंने कंटेंट दिया था, वो वाहियात लगा, बकवास। ये मेरे घर पे थी इलाहाबाद में, अभी मैं नोएडा में हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं घर से आते हुए जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे थे वहाँ से फाड़ के मैं इसको लेते आई। ये मैंने की पढ़ा है। अगेन, ये भी कोई स्पॉन्सर्ड बुक नहीं है, ये पेपर 1 के लिए, और इसमें कोई भी कंटेंट नहीं मिलेगा आपको। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं। सेम गोज़ विद दिस वन। तो मैंने सिर्फ ये 2 बुक्स पढ़ी हैं और मैंने यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पढ़ा था जो भी अवेलेबल था, अनअकैडमी पे जो भी फ्री कंटेंट अवेलेबल था, क्योंकि मैंने वो सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ था कोर्स का। बहुत ही अच्छी एजुकेटर हैं हफ्सा मलिक, वो पढ़ाती हैं साइकोलॉजी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, गो एंड टेक हर कोर्स, शी इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल। क्योंकि सोचिए, उनके सिर्फ फ्री क्लासेस करके मैं पास हो गई, तो नो वंडर आप उनका पेड कोर्स लोगे तो कितना फ़ायदा होगा आपको। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि स्ट्रैटेजी का क्या है। मैंने उनकी हफ्सा मलिक की एक फ्री क्लास में ये सुना हुआ था कि शी सेड कि आप ध्यान दो, कोई भी क्वेश्चन जो नेट के पेपर में आता है, स्पेशली साइकोलॉजी के, हर एक सब्जेक्ट की जो पढ़ने की अप्रोच है वो अलग होती है। अगर साइकोलॉजी की बात करें तो हर सवाल किसी ना किसी थियोरी से मोस्टली आता है। अगर आपको क्वेश्चन एलियन नहीं लग रहा है, आपको आंसर पता है नहीं पता, वो एक अलग बात हो गई, बट अगर आपको क्वेश्चन एलियन नहीं लग रहा है तो ट्रस्ट मी, आप उस कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हैं। आप थोड़ा सा दिमाग खर्च करेंगे तो आप अपना आंसर सही कर लेंगे। दूसरी बात जो मुझे समझ में आई कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आज द की। मतलब अगर आप पी वाई क्यूज़ नहीं लगा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप पी वाई क्यूज़ सिर्फ वो लगा रहे हैं जो कि यूट्यूब वीडियोस पे या यहाँ सब अवेलेबल है, कि आपको क्वेश्चन पढ़ दिए, आपको आंसर बता दिया और आंसर को एक्सप्लेन कर दिया, सिर्फ उतना ही काफ़ी नहीं है। ट्रस्ट मी, इसने मुझे पास करा दिया सिर्फ इस एक ट्रिक या एक स्ट्रैटेजी आप कहें तो। मैंने अपने सिलेबस का सिर्फ अराउंड 40% सिलेबस कवर किया था, मैं पूरी ईमानदारी से बता रही हूँ आप लोगों को। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि 10 यूनिट्स में से सिर्फ 4 यूनिट्स पढ़ लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर यूनिट का 40%, क्योंकि फ्री कंटेंट इतना ही अवेलेबल था। उसमें से भी आप यूँ कह लें कि 25 to 30% फ्री कंटेंट अवेलेबल था, बाकी मैंने अपने से मेहनत करके ढूंढ के निकाला। मतलब जो पढ़ाने वाले थे वो इतना ही फ्री में आपको अवेलेबल कराते हैं। स्टिल वैल्यूएबल है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझ देते हैं आपको सब्जेक्ट की। मैं आपसे अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रही हूँ। आई एम द समवन हु डोंट लाइक टू स्टडी पेपर 1 एट ऑल। मैंने मुश्किल से 7 से 8 दिन या उससे भी कम दिया है पेपर 1 को। अब आप लोग ये मत सोचें कि 4 या 5 दिन पढ़ के कोई भी क्वेश्चन पेपर में अच्छा कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे पेपर 1 पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता। अब मैं पेपर 1 में मैंने 60 स्कोर किया। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। जैसे मैं नेट पे ढूंढ रही थी कि कोई भी पी वाई क्यूज़ का मुझे कोई भी कलेक्शन मिल जाए। मुझे ये बुक दिखी, आई डोंट नो वो सवाल बुक्स करके है। इसमें इन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं पी वाई क्यूज़ और उसकी एक्सप्लेनेशन दी है आंसर की, ठीक है। मैंने ये सारा किया। मैंने एक बार जब मैं जून में कर रही थी तो मैंने कॉम्प्रहेंशन लगाया था पेपर 1 का, और उसमें हर बार मेरे सवाल गलत हो रहे थे, मतलब पता नहीं कैसे। बट 3 में से 5 में से मतलब 2 तो गलत हो ही रहे थे, पता नहीं कैसे। मैं अपना सारा एफर्ट डाल रही थी। अब दोबारा फिर मुझे पता चला कैसे।
जो कॉम्प्रहेंशन होता है ना, उसको सॉल्व करने का एक बेस्ट टेक्निक है। कॉम्प्रहेंशन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स कैरी करता है अकेले। इस बार मेरे कॉम्प्रहेंशन के 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन सही हुए। पिछली बार सिर्फ 2 सही हुए थे। आई डोंट नो क्या किया था मैंने। तो मैंने क्या किया, मैंने बिना ये सोचे कि अरे मुझे तो आ नहीं रहा है, ओ माय गॉड कैसे होगा कैसे होगा, मैं बस कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करती थी। इसमें जितने भी कॉम्प्रहेंशन थे प्रीवियस ईयर्स के, मैंने सारे लगाए, खूब अच्छे से मैंने प्रैक्टिस की। मेरे पास केवीएस मदान है, पर मैंने उसे पढ़ी नहीं क्योंकि मुझे लगता था पेपर 1 के लिए अब इतनी मोटी किताब कौन पढ़ता है। तो मैंने सिर्फ इस पर रिलाई किया। एक और बेनिफिट जो मेरे पास था, चूँकि हम साइकोलॉजी में रिसर्च का टॉपिक ऑलरेडी पढ़ लिए होते हैं, तो हमें पेपर 1 का सेकंड यूनिट नहीं पढ़ना पड़ता। तो वो एक बेनिफिट था, और मेरे रिसर्च के सारे क्वेश्चन सही हुए थे। तो वो आप एक बेनिफिट कह सकते हैं। अगर आपका साइकोलॉजी नहीं है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है, बट पीपल जिनका साइकोलॉजी उनका सब्जेक्ट है, उनका कोर है, वो आराम से इसका सेकंड यूनिट कर सकते हैं। रिसर्च का जो रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड के मेरे सारे क्वेश्चन सही हुए थे, क्योंकि वो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे, और वो शायद मेरी बीएड की जो ट्रेनिंग थी उसने मुझे काम किया। और कॉम्प्रहेंशन में एक और सलाह, कॉम्प्रहेंशन करते हुए कभी भी अपना दिमाग मत लगाइए। मतलब आप अपना दिमाग साइड में रखिए, दिमाग नहीं, अपनी ओपिनियन साइड में रखिए। आप सिर्फ जवाब कॉम्प्रहेंशन का जो आपका जो पैराग्राफ है, सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ के बेसिस पे दीजिए। कोई भी अपना ओपिनियन उसमें ऐड मत करिए। मैंने बस ये तरीका लगाया और मेरे क्वेश्चंस जो है वो सही हो गए। मैं आपको बताऊं, मैंने डीआई पे कोई मेहनत नहीं करी थी और मेरे डीआई के सारे सवाल गलत हुए थे, बट मेरे रिसर्च के सवाल सही थे। मेरे जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके क्वेश्चन सही थे। समहाउ थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, मैं मैथ्स में अच्छी नहीं हूँ बट मैं रीजनिंग में अच्छी हूँ, तो मेरे रीजनिंग के क्वेश्चंस अच्छे हुए थे। करंट अफेयर्स से रिलेटेड का पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है मेरे। और हाँ, मेरे कुछ ना उसके सवाल भी काफ़ी सही हो गए थे, जो आपका उस यूनिट का नाम मेरे मुंह में है बस नहीं आ रहा है, वो 9th यूनिट है शायद हमारा। आईसीटी में से मैंने सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन सही किए थे क्योंकि मेरे बाकी गलत हो गए थे। तो ऐसा नहीं है, बट आई गॉट 60 और उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया पास होने में। तो ये मैंने अप्रोच रखी थी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसको आपने कोई कोर्स लिया है, आपने मतलब आपने कहीं किसी का सब्सक्रिप्शन लिया है, बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑफ़र करते हैं ऑनलाइन कोचिंग, या फिर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है आप पूरा सिलेबस कवर कर लो, बट अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया, मतलब एटलीस्ट जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रिवीजन है वो आपने नहीं किया, तो ट्रस्ट मी आपका वो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बता रही हूँ आपको कि मेरी स्ट्रैटेजी जो मैंने रिपीटेटिव मोड पे, मैंने क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि मैंने अपने PYQs एक लगा लिया तो बस एक लगा लिया, मैंने 1 ईयर का PYQ एटलीस्ट 3 बार लगाया, मतलब मैंने उसको रिपीटेटिवली पढ़ा। अब उसके पीछे क्या रीज़न था, आप देखिए, नेट थोड़ा डिफरेंट टाइप का एग्ज़ाम है। इसमें कभी कभी ना सवाल मुश्किल नहीं होता, बट जो सवाल जो जैसे वो फॉर्म किया जाता है उसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको सवाल समझने में भी वक्त लगता है, और फिर कभी कभी जो वो उसमें MSQs होते हैं, बहुत सारे आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के एक आंसर निकालना होता है। ऑब्वियसली आपको दिया हुआ होता है, बट आपको उसमें से चूज़ करना होता है कि कितने कितने के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। वो टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट का बेसिक आइडिया नहीं है तो बहुत मुश्किल है कि आप वो बना पाएंगे। और अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है तो आप एक बार में पढ़ के तो नहीं समझ सकते, क्योंकि पढ़ाई, स्टडी हमारे सर्वाइवल रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में नहीं आता। आई मीन इतना साइकोलॉजी से मैंने सीखा है, बायोलॉजिकल बेसिस पढ़ के समझ के सीखा है कि आपका दिमाग है ना, वो सर्वाइवल के लिए खुद को प्रिपेयर करता है, उसे पढ़ाई लिखाई बेवकूफ़ी लगती है, तो आपको उसे रिपीटेटिव मोड पे आपको उसे मेमोरी में रखने के लिए बहुत दफ़े कोशिश करनी होती है। दूसरी मैं आपको स्ट्रैटेजी बताती हूँ अब अपने सब्जेक्ट की। जैसे ये मैंने बोला ना कि ट्रूमैन का वो हिस्सा है जहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस हैं, तो इन्होंने कुछ 1000 क्वेश्चंस, ये देख सकते हैं आप, होप सो आपको थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा बट ये दिख रहा है। इन्होंने क्वेश्चंस दिए 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस थे, बट ये ज़्यादातर किसी काम के नहीं थे, सॉरी, क्योंकि ये वैसे नहीं थे जैसे NTA पूछता है, स्टिल कॉन्सेप्ट थे, मैंने इन पर ध्यान नहीं दिया, ऑनेस्टली नहीं दिया।
अब मैं आपको दिखाती हूँ वो जहाँ से इन्होंने प्रीवियस ईयर 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स थे इसमें। तो मुझे कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे ये मिल गए। अब आप देखिए मेरी स्ट्रैटेजी मैं आपको दिखाती हूँ। आई नो सम ऑफ यू कैन और मे लाफ एट मी। आप ये देख रहे हैं, होप सो आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन है और क्वेश्चंस में से ये उन कॉन्सेप्ट्स का एनोटेशन है या आप नोट्स कह लें, और ये स्टिकी नोट्स मैं ऐसे लगा देती थी। मेरे नोट्स दुनिया में किसी को समझ नहीं आते सिवाय मेरे। अब मैं आपको इसके पीछे का फिर आपको तरीका बताऊंगी, फिर पढ़ लिए। आप ये देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया। सिंस मैंने बहुत कुछ पढ़ा नहीं था तो ऐसा नहीं है कि मुझे पूरा सिलेबस आता था। सो व्हाट आई डिड, मैंने एक क्वेश्चन लिया और जब मैं उसको सॉल्व कर रही थी तो उसमें 4 ऑप्शन थे। मोस्ट ऑफ द टाइम 4 ऑप्शन होते ही होते हैं, और बहुत ज़्यादा बार ऐसा नहीं हो रहा था कि जितने ऑप्शंस थे वो सब मुझे पता थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ती थी, उसको समझती थी, उसका आंसर समझती थी। उसके बाद जो बाकी के 3 ऑप्शन होते थे मैं देखती थी कि इन 3 ऑप्शंस में से कितने कॉन्सेप्ट हैं जो मुझे पता ही नहीं है। अगर वो नहीं पता होते थे तो मैं उनको पढ़ती थी, और सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्ड्स में मैं खुद को कैसे डिस्क्राइब कर सकती हूँ उस कॉन्सेप्ट को, इसलिए मैंने स्टिकी नोट्स पे वो लिख लिख के रखा हुआ है अपने तरीके से समझने के लिए। आई एम समवन हु कैन नॉट डू रोट लर्निंग। मुझसे ये बहुत ज़्यादा फैक्ट्स याद नहीं होते। अगर मुझे कोई चीज़ समझ आई है तभी मैं उसे याद रख पाती हूँ। तो मैं अपने तरीके से चीज़ें याद रखती हूँ। तो मैंने ऐसे छोटे छोटे एनोटेशंस किए अपनी बुक में ही, एंड दिस इज़ हाउ आई लर्न। और मुझे एक दिन मैं ऐसे पूरा मैंने 2018 का क्वेश्चन पेपर था, उसको पूरा पढ़ने के बाद मुझे लगा कि कितने सारे कॉन्सेप्ट, मतलब आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आपने 10 क्वेश्चन किए, मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन्स का पेपर किया, लेकिन उसमें 10 ऐसे थे जिसके जो 4 ऑप्शंस थे आपको कोई आइडिया नहीं था उनके बारे में। अगर आप उन 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास 40 टॉपिक्स, 40 कॉन्सेप्ट्स हो गए जो आपने सीखे। और कितना बाहर से, कुछ बाहर से नहीं पूछता है एनटीए, मुश्किल 1 या 2 सवाल, अदरवाइज दे आई मीन आपके वो सिलेबस से ही क्वेश्चन आता है। तो आप स्ट्रैटेजी पे फोकस करें, अपनी अप्रोच बदलें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस लहजे से भी इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली नेट के रेफरेंस में, क्योंकि आप बाकी के सब पेपर्स देखें और नेट, मुझे डिफ़िकल्ट लगता है इनका पैटर्न, इनके सवाल पूछने का तरीका मुझे डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है और आपको असल में दिमाग लगाना पड़ता है क्वेश्चन को प्रोसेस करने के लिए। ऐसे में अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे पहले से तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। दूसरा, आपको ये पता चलेगा कि सवाल किस पैटर्न में पूछे जाते हैं। टॉपिक्स तो आपके सिलेबस में है, आप एनी हाउ पढ़ोगे ही उसको, बुक्स हैं जो लोग पढ़ते हैं। ऑनेस्टली पेपर के बाद मुझे लगा था यार, जब मैं इतना कर पा रही हूँ तो पढ़े वाले लोगों ने तो ज़्यादा ही करना है, 6% ही पास होते हैं, मुश्किल ही है, बट कोई बात नहीं, मैंने अच्छा किया। हालांकि मैं पास हो गई मुझे अच्छा लगा, और फिर लगा यार थोड़ी मेहनत करते तो जेआरएफ हो जाता। बट मुझे पीएचडी करना नहीं था, मुझे जेआरएफ चाहिए भी नहीं था, मुझे नेट क्वालिफाई करना था, मैंने कर लिया और मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने मेहनत करी थी। मैं आपको बताऊँ, जैसे जो हफ्सा मलिक के यूट्यूब पे रिवीजन के कुछ मैराथॉन्स थे 2-2 आवर्स के, मैंने उनको मिनिमम 3, जैसे कुछ को मैंने 3 बार और मैक्सिमम मैंने उनको 5 टाइम्स देखा है। मुझे पता था कि मैं थोड़ा ही सिलेबस कवर करूं, बट मुझे उस पर मेरी जो पकड़ है वो बहुत मजबूत हो। अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सुपरफिशियली पढ़ रही हूँ, मुझे वो अच्छे से पता हो, क्योंकि अगर फिर वहाँ से क्वेश्चन बने तो वो मुझे हेल्प करेंगे। दूसरी बात, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 4 कॉन्सेप्ट पढ़े और उनसे कोई क्वेश्चन नहीं आया, स्टिल वो आपको हेल्प करेंगे। कैसे? फ़र्ज़ करिए आपको 4-5 सवाल आए जिसमें से 2-2 ऑप्शन उन 4 में कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े थे, उन कॉन्सेप्ट्स के 2-2 ऑप्शन थे उन क्वेश्चंस में। वो ऑप्शंस आपको एलिमिनेट करने में हेल्प करेंगे। आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, आपको पता है, तो आपको एक बात तो श्योर है कि यार ये 2 ऑप्शन तो इसका आंसर नहीं हो सकते क्योंकि ये इससे रिलेट ही नहीं करता। अब आपने हर एक ऑप्शन में, अब आपके पास 4 ऑप्शन थे, आपने 2 एलिमिनेट कर दिया, अब आपको सिर्फ 2 में डील करना है, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा ऑप्शन चूज़ करना, आपको कन्फ्यूजन कम होगी। तो जब आप कुछ पढ़ते हैं तो वो एनी हाउ आपको हेल्प करता है।
तो मेरा तो यही मानना है कि आप पेपर 1 और अपना जो कोर सब्जेक्ट है दोनों के जो PYQs हैं उन पे बहुत फोकस करिए, और आप उन ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करिए जो आपके क्वेश्चन से रिलेट नहीं करते। एक आंसर था, आपने पढ़ लिया, बाकी के जो ऑप्शन थे वो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस से रिलेटेड थे। ऐसा तो है नहीं कि 4 ऑप्शन में दे दिया आपको फ्रॉइड, यूंग, स्किनर एंड कबीर या तुलसीदास, ऐसा थोड़ी होता है। वो वहीं से देंगे ना आपके। तो क्या पता वो अगली बार उन जो ऑप्शंस हैं वो टॉपिक्स आपका क्वेश्चन बने, बहुत पॉसिबिलिटी है। तो आप उस पर भी फोकस करें और रिपीट करें, रिवाइज करें, बहुत ज़रूरी है। आपने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े, फ़र्ज़ करिए आपके दोस्त ने 10 पढ़ लिए, आपने 4 पढ़े, आपको 4 अच्छे से आते हैं, पर उस 10 वो जो 10 पढ़ा हुआ है उसमें से थोड़ा थोड़ा आते हैं। उन 10 से क्वेश्चन आएंगे, बहुत पॉसिबिलिटी है वो 10 गलत करेगा एनटीए जिस हिसाब से सवाल पूछता है। आपने सिर्फ 4 पढ़े हैं, बट आपको बहुत अच्छे से पता है, आपके वो 4 आए, आपने 10 में से 4 किए, लेकिन चारों क्वेश्चन सही हो गए। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, आई थिंक। तो मैंने यूट्यूब, अनअकैडमी ऐप और अपनी इन दोनों बुक से पढ़ाई की। मैंने उनका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था, तो मुझे बस फ्री का जो कंटेंट था वो एक्सेस था। यहाँ तक कि उन्होंने हेनरी मरे के ऊपर उनका एक पूरा वीडियो है और वहाँ से एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन मैंने सही किया सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने वो क्लास देखी थी, वो भी 2 बार। तो दिस इज़ हाउ आई क्वालिफाइड एंड आई थिंक ये हेल्प करेगा। एक लास्ट टिप, आप जब क्वेश्चन के लिए आप जब एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने जाएं, अगर आप ऐसे कोई हैं जिनको पेपर 1 पसंद नहीं है ज़्यादा, तो कभी भी आप पेपर 1 से स्टार्ट मत करिए। आप जो अपना आंसर है, अपना जो क्वेश्चन पेपर है, उसको आप पेपर 2 से अटेम्प्ट करना शुरू करिए। क्योंकि आप जैसे ही पेपर 1 में कूदते हैं, आपको फिर लगता है ओ माय गॉड मुझे कुछ नहीं आता, ओ माय गॉड कुछ नहीं आता, और सबकॉन्शियसली ना वो फियर मोड ऑन हो जाता है। तो बहुत जो आपका काम दिमाग है, जो अच्छे से आपका पूरा गैदर्ड इन्फॉर्मेशन, आपको जो ज़रूरत होगी उसको आपके सामने प्रेजेंट करने के बजाय कहीं और ही बिजी हो जाएगा। फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स वाला सिस्टम। सो इट्स बेटर कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें। जैसे पेपर 1, मुझे पेपर 1 में 60 मार्क्स मिले और सिर्फ वहीं से मिले जो मेरी स्ट्रेंथ थी। मतलब मुझे डीआई से मेरा एक भी क्वेश्चन, मैंने तुक्के लगाए थे बट एक भी सही नहीं निकला, क्योंकि बस मेरे पास टाइम भी नहीं बचा था किसी भी तरह, बस मैं कोई भी ऑप्शन चूज़ कर रही थी। वो मैंने लास्ट के लिए रखा था, स्टिल आई गॉट 60। और वो 60 मुझे पता था कि वो कोई तुक्के वाले 60 नहीं है। मैंने 30 क्वेश्चंस मुझे लगा था मैंने सही किए हैं, अराउंड 30, और मैंने किए थे सही 30। दिमाग खर्च किया था, मुझे पता था कि डीआई में मैं दिमाग लगा के कुछ नहीं कर पाऊँगी, मुझे नहीं अच्छा लगता डीआई, और ना तो मेरे को समझ आता है। मैंने वहाँ फोकस किया जहाँ मेरी स्ट्रेंथ थी और मुझे वहाँ से मार्क्स मिले। सो अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें और पेपर 2 से अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें। और क्वेश्चन देख के ये ना समझे कि ओ माय गॉड मुझे तो इसका आंसर ही नहीं आता। थोड़ा सा वक्त दीजिए खुद को, सवाल को प्रोसेस करिए। और फिर कभी कभी क्या होता है ना कि आपको सीधे जवाब नहीं पता होता, लेकिन इनडायरेक्टली पता होता है। जैसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, अच्छा ये कॉन्सेप्ट नहीं 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 इस बात से तो रिलेट ही नहीं करता, एक एलिमिनेट हुआ, फिर आप दूसरा कर सकते हैं, तीसरा कर सकते हैं, और ऐसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए अपना, बहुत घबरा के नहीं, बहुत शांति से। एंड ट्रस्ट मी, आप क्वालिफाई कर लोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो प्लीज़ जस्ट डू राइट इन द कमेंट्स। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स एंड आंसर देम।